नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। एक नई कहानी जो एक सच्ची घटना है, उसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ। शकुंतला की खौफनाक कहानी है ये। शकुंतला नाम की एक लड़की और कमल सिंगला उसका प्रेमी होता है। उन दोनों ने मिलकर के शकुंतला का जो पति होता है उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या को छुपा लिया जाता है। इसलिए इस कहानी को शकुंतला और कमल सिंगला की प्रेम कहानी का खौफनाक अंजाम है ये, जिसने एक परिवार से उनका बेटा छीन लिया। उसी शकुंतला और कमल की प्लान मर्डर की कहानी है ये। कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है अलवर जिले के टप्पूकड़ा गांव का। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है कमल सिंगला। वो बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई करता था, रोड़ी, ईंट, पत्थर, बजरी, जो बिल्डिंग बनाने के लिए काम आती थी। टप्पूकड़ा के पास ही एक गांव था जो अलवर जिले में ही था। उस गांव में एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था। उसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में अक्सर कमल सिंगला वहां जाया करता था उस गांव में, उस साइड पे अपनी बिल्डिंग मटेरियल के माल को सप्लाई करने के लिए, और उसका काफी आना जाना रहता था। उसी गांव की एक लड़की थी जिसका नाम था शकुंतला। शकुंतला एक ऐसी लड़की थी जिसको कमल शुक्ला आते जाते देखा करता था और उसको पहली नजर में वो भाग गई थी। उस लड़की को देखकर कमल सिंगला जो होता है वो शकुंतला के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। उसको पता लगता है कि उसका एक भाई है और उसके भाई से उसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बहाने कमल सिंगला जो है उस शकुंतला के घर आना जाना उसका होने लगा था और वो उस लड़की को चाहने लगा था। प्यार छुपाए छुपता नहीं है और वो दुनिया की नज़र से बचकर एक दूसरे से मिला करते थे। वो लोग ये चाहते थे कि उनके बारे में किसी को नहीं कुछ पता लगे, इसलिए वो छुप छुप कर मिला करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि शकुंतला के परिवार को इस प्रेम प्रसंग की पूरी जानकारी मिल जाती है। सबको पता लग जाता है कि कमल सिंगला और शकुंतला के आपस में किस तरह की मुलाकात है, किस तरह की दोस्ती है। जब घर वालों को ये बात पता लगती है तो शकुंतला पे कई तरह की पाबंदी लगा दी जाती है। उसको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है और इन दोनों का रिश्ता वो नामंजूर कर देते हैं। उसके परिवार वाले शकुंतला के नाराज रहते हैं कि शकुंतला और कमल सिंगला जो है उन दोनों की जातियां अलग अलग है और उन दोनों के रिश्ता उनके घर वालों को मंजूर नहीं था और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं इस बात को लेकर के। उसके बाद उसके घर वाले शकुंतला के लिए एक लड़का ढूंढते हैं। उसकी शादी की तैयारी जोरों शोरों से करने लगते हैं। कुछ दिनों में उसको एक लड़का पसंद आता है जिनका नाम रवि कुमार होता है। वो दिल्ली का रहने वाला था और जब ये बात शकुंतला सुनती है तो वो घबरा जाती है। शकुंतला अब किसी न किसी तरह से कमल सिंगला से मिलना चाहती है और किसी तरह एक दिन उनका मौका लग जाता है और वो उससे मिलती है और सारी बातें बताती है। लेकिन फिर उसके बाद वो आपस में नहीं मिल पाते। काफ़ी कोशिशों के बाद भी घर वाले सख्त हो जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है 8 फरवरी सन 2011 को शकुंतला की शादी रवि कुमार से कर दी जाती है। उसकी मर्जी के खिलाफ ये शादी होती है। घर वाले शादी करने के बाद सोचते हैं कि शकुंतला पिछली बातों को भूलकर एक नया जीवन शुरू करेगी और अपने पति के साथ खूब हंसी खुशी रहेगी। लेकिन वैसा हो नहीं पाता जैसा उसके घर वाले सोचते हैं और शकुंतला अपने पति के घर आती है। किसी तरह से बहाना बनाकर वो दूसरे दिन अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। उसके बाद शकुंतला अगले 2 हफ्तों तक अपने पति के घर नहीं जाती है। घर वाले उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं। समझा बुझाने के बाद वो अपने घर से अपने पति के घर वापस आ जाती है और कुछ दिन वहाँ रहती है और वो उसी में अपना जीवन यापन करने लगती है। अपने पति के साथ अपना जीवन बिताने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं। अचानक ही शकुंतला का जो पति होता है रवि कुमार, वो 22 मार्च सन 2011 को गायब हो जाता है। उसका कहीं अता पता नहीं लगता कि वो कहाँ चला जाता है, क्योंकि जो शकुंतला होती है वो अचानक एक प्लान बनाती है। अपनी जो उसकी बहन होती है वो भी दिल्ली में रहती है, उसी से मिलने के लिए वो अपने पति रवि कुमार के साथ उनके घर जाती है। और शाम को रवि कुमार तो घर नहीं लौटता है, लेकिन शकुंतला वापस आके अपने ही ससुर वालों से पूछती है कि मेरे पति रवि कुमार कहाँ है, मुझे वो अकेला छोड़कर वहाँ आ गए। और धीरे धीरे उसकी तलाश जोरों पे होने लगती है, क्योंकि वो उसका अता पता किसी को नहीं होता है। और फिर इस पूरे मामले में हंगामा होने लगता है कि आखिर गया तो वो गया कहाँ रवि कुमार। उसके घर वाले उसको ढूंढने की लाखों कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो नाकाम होते हैं। और 23 मार्च सन 2011 को अगले दिन जो रवि कुमार के पिता होते हैं वो पुलिस थाने में जाकर के एक रिपोर्ट लिखवा देते हैं कि उनका बेटा 22 तारीख अपनी पत्नी के साथ उसकी बहन के यहाँ गया था और अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। उसका अता पता नहीं लग रहा। उन्होंने सब रिश्तेदारों, दोस्तों को, सबको पता किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगता। ऐसी वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देता है।
और अब पुलिस भी शकुंतला के पति रवि कुमार को ढूंढने में लग जाती है। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी वो उसका कहीं पता नहीं लगता। अब पूछताछ का दौर चालू होता है और पूछताछ की शुरुआत होती है शकुंतला से, क्योंकि शकुंतला के साथ वो आखिरी बार उसकी बहन के यहाँ गया था और उसी से पुलिस पूछताछ करती है। शकुंतला से पूछताछ में पुलिस को यह पता लगता है, वो बताती है कि हम दोनों अपनी गाड़ी लेकर के और अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। तभी कुछ देर चलने के बाद में रवि कुमार ने उससे कहा कि मैं 5 मिनट में किसी दोस्त से मिलकर के वापस आ रहा हूँ, और मैं वहीं रुक जाती हूँ। और उसके काफ़ी इंतजार करने के बाद जब वो नहीं आता तो वो आप वापस अपने घर आ जाती है। जब पुलिस की जांच लगभग 1 महीना बीत जाती है तो पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। तब रवि कुमार के पिता एक बार फिर से थाने में जाकर अपने बेटे का अपहरण का मामला कापोशेरा थाने में दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस उसके अपहरण का भी एंगल लेकर के उसकी जांच करती है कि किसी ने उसका अपहरण तो नहीं कर लिया। और पुलिस की काफ़ी कोशिशों के बाद भी समय बीतता जाता है, करीब 1 महीना और बीत जाता है। उसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली के खाली रहते हैं। उसके बाद ये मामला जिला पुलिस से छीन करके दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है, कि उनके माता पिता की नाराजगी होती कि पुलिस इस केस में कुछ नहीं कर रही है, पुलिस अपनी कार्रवाई को उचित अंजाम नहीं दे रही, अच्छी तरह से उसकी तलाश नहीं कर रही। इस तरह के आरोप पुलिस पे लगने लगते हैं तो पुलिस अधिकारी इस जांच को ट्रांसफर दिल्ली पुलिस की क्राइम सेल को कर देते हैं। क्राइम ब्रांच के पास ये मामला जब आता है तो क्राइम ब्रांच इस मामले को जोरों शोरों से लेती है, बहुत तेजी से प्रयास करती है रवि कुमार को ढूंढने का। और शकुंतला का जो भाई होता है उससे उसकी पूछताछ की जाती है। और शकुंतला से जब पूछताछ होती है तो शकुंतला के बयानों में कुछ विरोधाभास महसूस होने लगता है पुलिस को, कि वो शायद इस बात से नाराज थी। इसी पूछताछ के दौरान शकुंतला होती है, वो कमल सिंगला का भी नाम इस पूछताछ में पता लगता है पुलिस को, और पुलिस कमल सिंगला को भी अपनी गिरफ्त में ले लेती है और पूछताछ करती है। उसके बाद कमल सिंगला और शकुंतला दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस उनसे लंबी पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ के दौरान पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता। उसके बाद पुलिस कोर्ट में इन दोनों को पेश करती है और पोली टेस्ट, जो झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है, उसके द्वारा टेस्ट करने के लिए कोर्ट में अपील करती है। और कोर्ट इसकी परमिशन देने के बाद दोनों का पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, और पुलिस पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद भी अपने हाथ कुछ नहीं लगा पाती और वो फिर भी खाली खाली रहती है। पुलिस के हाथ कोई भी सबूत और कोई भी इस तरह की संदिग्ध मामला सामने नहीं आता है। बयानों के बार बार फेरबदल होने से, शकुंतला और कमल सिंगला से बार बार पूछे जाने पर उनके बयानों में कुछ बदलाव होने लगता है, वो एक बयान पे कायम नहीं रह पाते, तो पुलिस को उन पर शक हो जाता है। लेकिन पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था कि उनका कोई हाथ है। लेकिन पुलिस की शक की सुई उन दोनों के ऊपर ही अटकती है और वो कहती है कि शकुंतला और कमल सिंगला जो है उन्हीं का हाथ है उस लड़के को गायब करवाने में, रवि कुमार को। लेकिन पुलिस उनका कुछ नहीं कर पाती, वो आज़ाद नागरिक की तरह अपनी आम जिंदगी बिताने लगते हैं। समय बीतता जाता है, सन आ जाता है सन 2017 में रवि कुमार के जो पिता होते हैं वो कोर्ट में एक अपील दायर करते हैं, और कोर्ट ने आदेश जारी करती है, पुलिस को जांच में तेजी लाने का आदेश देती है। पुलिस पे कोर्ट का दबाव होने की वजह से पुलिस फिर एक्शन में आ जाती है, और पुलिस जो शकुंतला का भाई होता है राजू और जो लड़का होता है कमल सिंगला, जो शकुंतला का प्रेमी होता है, उनका दोनों का ब्रेन मैपिंग जांच करवाना चाहती है। लेकिन वो दोनों शुरुआत में मना करते रहते हैं, लेकिन पुलिस कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद में उन दोनों की ब्रेन मैपिंग जांच करती है, और ब्रेन मैपिंग जांच में कुछ ऐसे खुलासे होते हैं जिससे सबको चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। ब्रेन मैपिंग जब होती है तो राजू उसमें निर्दोष पाया जाता है, लेकिन कमल सिंगला जो होता है वो पुलिस के सामने ऐसे ऐसे खुलासे करता है जिसमें पुलिस को पता लगता है कि उसको ठिकाने लगाने में उसी का हाथ था। और जब उनकी शादी होती शकुंतला की तो वो उससे बात करके ही शादी होती है, वो ही रजामंदी देता है कि आप उनसे शादी कर लीजिए, लेकिन उससे कोई वास्ता नहीं रखना, कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाना, और उसके बाद कुछ दिनों बाद हम आपस में शादी कर लेंगे। इस तरह का उनका प्लान होता है शकुंतला और कमल सिंगला का। ब्रेन मैपिंग टेस्ट के दौरान पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस अभी तक असली सबूत तक नहीं पहुंच पाई थी, और पुलिस उन दोनों को हिदायत देती है, शकुंतला और जो कमल सिंगला होता है उन दोनों को, कि आप जब तक पुलिस जांच करती है जब तक शहर से गायब बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन अचानक ही वो दोनों अचानक से गायब हो जाते हैं, और जब वो गायब हो जाते हैं तो पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि हो ना हो इन दोनों ने ही उस लड़के की शायद कोई हत्या वगैरह कर दी है, इस वजह से ये दोनों गायब हो गए हैं शहर से। उसके बाद पुलिस की टीमें शकुंतला और कमल सिंगला को ढूंढने में लग जाती है,
और पुलिस काफ़ी कोशिश के बाद भी उनको नहीं ढूंढ पाती, तो शुकंदला पे 50,000 का इनाम घोषित कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जो इसके बारे में सूचना देगा तो पुलिस उसको 50,000 रुपये का इनाम देगी। और उसके बाद काफ़ी दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, लेकिन उन दोनों का कहीं पुलिस को आता पता नहीं लग पाता है। धीरे धीरे करके सन 2019 आ जाता है। दिसंबर का महीना था, 27 तारीख 2019 को पुलिस के मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि शुकंदला जो है वो अलवर के शालीमार जो कॉलोनी है उसमें किसी व्यक्ति के साथ रहती है, ऐसा पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस की खोज ज़्यादा लंबी होने के कारण पुलिस बहुत सतर्क हो जाती है। पुलिस ये चाहती है कि अब की बार ये बचने नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी दिनों के बाद इनका कोई सुराग लगा था पुलिस को। उसके बाद पुलिस रात को उनको पकड़ने का प्लान बनाती है। रात को एक ऑपरेशन डोर टू डोर तलाशी अभियान के तहत पुलिस आखिरकार शकुंतला को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस शकुंतला गिरफ्तार करके अपने थाने ले आती है। थाने में ले जाके पुलिस या अंदाज में उससे पूछताछ की जाती है। शकुंतला को जब पूछताछ के दौरान कुछ इस तरह का खुलासा होता है कि उसका यकीन करना मानो असंभव सा था, और पुलिस सकते में आ जाती है कि आखिर किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया। और शकुंतला बताती है कि जो कमल सिंगला होता है वो ही उन्हीं का प्लान होता है। वो कहता है कि तुम शादी तो जहाँ तुम्हारे घर वाले कहते हैं वहाँ कर लीजिए, और उसके कुछ महीने बाद हम यहाँ से दोनों भाग करके कहीं शादी कर लेंगे। उसके बाद शकुंतला रवि कुमार से शादी तो कर लेती है। शादी के घर जाते ही वो बहाना बनाती कि उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और वो अपनी मायके वापस जाना चाहती है, और उसके बाद 2 हफ्ते के लिए अपनी माँ के यहाँ पर आ जाती है। और घर वालों के समझाने बुझाने के बाद में वो वापस अपने पति के घर चली जाती है और अपने पति से कहती है कि मेरी कोई मन्नत है, पहले मैं उस मन्नत को पूरा कर लूँ, उसके बाद ही हम दोनों पत्नी पत्नी के रिश्ते निभाएंगे। उसके बाद ये दोनों कमल शुक्ला और शकुंतला का एक प्लान बनाते हैं, जिसमें कमल शुक्ला होता है जो सिंगला होता है, जो वो अपने ड्राइवर गणेश को भी इसमें शामिल कर लेता है। उसको 70,000 रुपये की रकम दी जाती है अपने प्लान में शामिल करने के लिए। उसके बाद कमल सिंगला शकुंतला से कहता है कि तुम अपने पति को लेकर के किसी तरह यहाँ से बाहर निकलो। जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो कमल सिंगला अचानक उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है, और रवि के सामने ये दोनों इस तरह से पेश आते हैं कि जैसे कुछ आपस में इन दोनों की कोई जानकारी ना हो, शकुंतला और कमल सिंगला की। और उसके बाद दोनों अनजान की तरह बातें करते हैं, अनजान तरह से मुलाकात करते हैं। शकुंतला की जब मुलाकात रवि से उससे कमल सिंगला से होती है तो रवि को वो बताती है कि ये लड़का मेरे गांव का है और ये पुराने दूर के हमारे कोई रिश्तेदार भी हैं। इस तरह की जानकारी रवि कुमार को वो देती है। उसके बाद शकुंतला कहती है कि इस लड़के को भी वहीं जाना है जहाँ हम जा रहे हैं, क्यों ना हम इसको साथ बैठा कर ले चले। और उसको साथ बैठा कर तीनों अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जहाँ उनको जाना होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर शकुंतला तो उतर जाती है, लेकिन जो लड़का होता है रवि, उसको ये कमल सिंगला कहता है कि आपको कुछ इस तरह की बातें बतानी है जो पर्दे की हैं और तुम्हारी पत्नी के बारे में है, क्योंकि इस पत्नी को मैं शुरू से जानता हूँ, तुम्हारी पत्नी को, ये मेरी दोस्त भी रही है। उसके बाद उनकी बातों में वो आ जाता है, अपनी बीवी के बारे में कुछ राज जानने के चक्करों में आकर के वो उसके साथ चला तो जाता है कमल सिंगला के साथ, लेकिन वापस कभी लौट के नहीं आता। इतनी बात शकुंतला से पता लग जाती है उसको कि आखिर शकुंतला का इसमें हाथ था गायब करवाने में। और उसके बाद पुलिस कमल सिंगला को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर देती है। ताबड़तोड़ छापेमारी की जाती है और पुलिस को एक दिन कामयाबी मिल ही जाती है। अक्टूबर महीने में 2019 को उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है कमल सिंगला को। और कमल सिंगला को गिरफ्तार करने के बाद में कुछ पुलिस के सामने इस तरह के खुलासे होते हैं, और पुलिस के सामने वो खुलासा करता है कि उसने ही उसके पति रवि कुमार की हत्या की है, क्योंकि जब वो उसके साथ जाता है तो उसको चाय में नशीली दवाई पिला करके उसको बेहोश कर दिया जाता है और उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद वो गाड़ी में बैठा करके वापस राजस्थान ले आते हैं। राजस्थान में उस लाश को ठिकाने लगाते हैं और उसके बाद शकुंतला और ये दोनों साथ साथ रहते हैं। और उसके बाद ये दोनों भाग जाते हैं घर से, और भागने के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो अलवर में रहते हैं। और पुलिस को अपने उसके ड्राइवर जो उनके साथ था उसके बारे में जब पता लगता है तो उसको भी पुलिस गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी करती है। और कुछ दिन बाद में गणेश नामक ड्राइवर को पुलिस बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लेती है। जब गणेश और कमल दोनों गिरफ्तार हो जाता है तो दोनों को एक दूसरे के आमने सामने बैठा करके पुलिस पूछताछ करती है। और पूछताछ में खुलासा होता है कि इन दोनों ने रवि की हत्या करने के बाद उसकी लाश को कई टुकड़ों में काट दिया था और दिल्ली से जाते हुए राजस्थान के अलवर तक कई अलग अलग जगहों पर रवि के शव के टुकड़ों को फेंक दिया था, ताकि कभी पुलिस के हाथ रवि का शव ना लगे।
और पुलिस को ये भी पता लगता है कि जब उसके टुकड़े को फेंक देने के बाद उसका एक शरीर का बड़ा पार्ट वहाँ बच जाता है, तो जो कमल सिंगला होता है उसका एक प्लॉट होता है, प्लॉट के सामने खाली प्लॉट होता है, उस प्लॉट में उस शव को दबा दिया जाता है। और पुलिस जब 9 साल बाद में जाकर के बुलडोजर जो जेसीबी होती है उससे उस प्लॉट की खुदाई करवाती है, तो उसमें उस रवि कुमार की कब्र मिलती है, जिसमें उसकी 25 हड्डियां पुलिस को बरामद हो जाती है। पुलिस उसकी जांच डीएनए जांच करवाती है और पुलिस को ये मालूम हो जाता है कि ये जो बॉडी पार्ट हैं ये रवि कुमार के हैं, जिसकी हत्या कमल सिंगला, गणेश और शकुंतला ने मिलकर की है। तीनों को गिरफ्तार करके पुलिस चालान बना के कोर्ट को मामले को न्यायालय में पहुंचा देती है और आरोपियों को जेल में भेज दिया जाता है। अभी तक ये मामला विचाराधीन है कोर्ट के पास और कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही है और आने वाले वक्त में पता लगेगा आखिर इन तीनों लोगों को क्या पुलिस सजा देती है। और इसलिए सभी से कहा जाता है कि किसी की मर्जी बगैर इस तरह के रिश्तों को अंजाम देना इस हत्याकांड का शुरुआत है। इस तरह किसी से ज़बरदस्ती का कोई भाव नहीं रखना चाहिए, किसी से ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए और इस तरह की कहानी को अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए। किसी हंसी खुशी परिवार के एक लौटते बेटे को इस तरह से मार करके और परिवार वालों से दूर कर दिया जाता है, बुजुर्ग माँ बाप के सहारे को। आखिरकार इनको सज़ा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए क्योंकि इन्होंने अपराध किया है और अपराध की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। कल मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ ठीक रात 8 बजे। जब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत। कल एक और नई सच्ची घटना के साथ मिलेंगे आपको ठीक 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।